हमने शायद ही किसी फॉरेन मिनिस्टर के बारे में इतना सुना होगा जितना कि आज हम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में सुनते हैं, जो प्रेजेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। डॉक्टर जयशंकर जाने जाते हैं अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट डिप्लोमेटिक रिप्लाई के लिए, चाहे वो रिप्लाई दूसरे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को देना हो, जो हमें रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में देखने को मिला था, जहां पे सभी वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऑयल और गैस परचेजेस पे सैंक्शंस लगा रही थी, लेकिन वहीं इंडिया ने अपने परचेजेस रशिया से कंटिन्यू रखा और इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट कर रहे थे इंडिया को मनाने के लिए कि इंडिया भी रशिया पे लग रहे इन सैंक्शंस को सपोर्ट करे। लेकिन इंडिया का जवाब था नहीं। चाहे वो रिप्लाई पाकिस्तान को देना हो टेररिज्म को लेकर, और भी ऐसे कई रिप्लाईज हैं जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को राज नहीं आती, लेकिन इन्हें मानने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। आज की दुनिया में ये इंडिया को इग्नोर करके नहीं चल सकते। लेकिन क्यों लोग डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी की इतनी तारीफ करते हैं? क्या इंडिया को इससे पहले ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिला था? और कितना हद तक इंडिया चेंज हुआ है इनके फॉरेन मिनिस्टर बनने से? आज इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तमिल फैमिली में जन्मे डॉक्टर जयशंकर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस में, जेएनयू से पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशन में की है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स में उनका पकड़ बहुत ही मजबूत है। 1977 बैच के आईएफएस ऑफिसर डॉक्टर जयशंकर अपने 38 ईयर डिप्लोमेटिक करियर में हाई कमिश्नर टू सिंगापुर, एम्बेसडर टू चेक रिपब्लिक, चाइना और यूएसए जैसे देशों में सर्व किया है, जिसमें यूएसए में इनका अहम रोल दिखा एक इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने में। जब 2009 से 13 के बीच डॉक्टर जयशंकर चाइना के एम्बेसडर थे, तो उन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस बहुत हद तक सुधरे थे। एक फॉरेन मिनिस्टर हमेशा से ही इस बात से जाना जाता है कि वो अपने देश के प्रॉब्लम को, अपने लोगों के इंटरेस्ट को दुनिया के सामने कितनी अच्छी तरीके से रख पाता है, इंडिपेंडेंटली रख पाता है कि नहीं रख पाता है। यहाँ मैं डॉक्टर जयशंकर के द्वारा दिए गए कुछ सवालों का जवाब शेयर करने जा रहा हूँ जो उनके काबिलियत को दर्शाता है। डॉक्टर जयशंकर जी से जब पूछा गया कि आपके पास दो एक्सिस है, एक यूएस लेड वेस्ट और दूसरी तरफ चाइना, आप इंडिया को किसकी तरफ रखना पसंद करोगे? तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I'm 1/5 of the world's population. I am what today the 5th or 6th largest economy in the world. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices, and my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. जयशंकर जी ने कहा कि इंडिया को क्यों जरूरत है किसी एक की साइड लेने की। इंडिया इतना कैपेबल है कि वो खुद अपने देश के लिए सोच सके। इंडिया इतना कैपेबल है कि वो अपने देश के लोगों के इंटरेस्ट और चॉइस के बारे में सोच सके, और इंडिया के लोगों के लिए जो अच्छा होगा इंडिया वही करेगा। और फिर जयशंकर जी से पूछा गया कि अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने में वेस्टर्न कंट्रीज की मदद नहीं करेंगे, तो अगर इंडिया के साथ आगे ऐसा कुछ हो जाता है तो दूसरे कंट्रीज फिर आपकी मदद क्यों करेंगे? और जयशंकर जी का कुछ ऐसा रिप्लाई था। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. जयशंकर जी का कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम आपका भी है, मतलब यूरोप का, और प्रॉब्लम इंडिया का भी है। आप अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से डील कर रहे हो ये आपका चॉइस होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और हम अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से डील कर रहे हैं ये टोटली हमारा चॉइस होगा, और इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर को कंडेम नहीं किया है, बस इंडिया के कंडेम करने का तरीका यूरोप के कंडेम करने के तरीके से थोड़ा सा अलग है, और हम दोनों के कंडेम करने का तरीका कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में हमारा रशिया के साथ कैसा रिलेशन था उससे रिलेटेड है। एक्चुअल में अगर बात करें तो यूक्रेन को किसी की पड़ी ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन आज के टाइम में बस एक बातचीत करने का जगह बन गया है। यूक्रेन को सपोर्ट करने के नाम पे बस यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन पे रिजोल्यूशन लाई गई और उसमें देशों का राय मांगा गया, कौन एग्री करता है कौन डिसएग्री करता है। कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाया ही नहीं गया। क्या इन सारे रिजोल्यूशन से रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो गया? नहीं। यूरोप इंडिया को मना कर रहा है रशिया से ऑयल नहीं खरीदने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने 61% ऑफ रशियाज फॉसिल फ्यूल्स को खरीदा था रशिया यूक्रेन वॉर के पहले ही 100 डेज के अंदर, और इससे रशिया और यूरोप के बीच $98 बिलियन का ट्रेड हुआ था। और यूरोप कह रही है इंडिया रशिया के बीच ट्रेड से जो पैसा रशिया कमा रहा है उस पैसा को रशिया यूक्रेन वॉर में यूज कर रहा है। इंडिया का पैसा पैसा, यूरोप का पैसा कागज। बात तो सही है। अगर वेस्ट को इतनी ही फिक्र होती दूसरे कंट्रीज की, तो यूएसए यूं अचानक से अफगानिस्तान को बीच में छोड़कर नहीं चला आता। इंडिया को सबसे डिस्काउंटेड प्राइसेस में रशिया से ऑयल मिल रहे हैं, सिर्फ $60 पर बैरल।
और वैसे ऑन एन एवरेज अक्सर एक बैरल की कीमत $100 से 120 के बीच में होती है। तो इंडिया के लोगों के लिए जो भी बेस्ट डील होगा, इंडिया वहीं से ऑयल परचेज करेगा। किसी दूसरे के इंटरेस्ट के लिए हम अपने पास्ट को नहीं भूल सकते। जहां कोई कंट्री इंडिया के मुश्किल वक्त में खड़ा नहीं था, वहीं रशिया ने इंडिया की मदद की थी। और कुछ ऐसा ही जयशंकर जी ने भी जवाब दिया। We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Now, you buy the best oil you can in the market. Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? Why, if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. और जब जयशंकर जी से एक जर्नलिस्ट के द्वारा पूछा गया कि साउथ एशिया इस टेररिज्म को कब तक एक्सपीरियंस करने वाला है, तो जयशंकर जी का कुछ ये जवाब था। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this? Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. कई देशों ने जयशंकर जी के डिप्लोमेसी की तारीफ की है। अब दूसरे देशों की क्या ही बात करें जब हमारा सबसे प्यारा देश पाकिस्तान ही ऐसा कह रहा हो। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। लेकिन डॉक्टर जयशंकर बाकी दूसरे जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया के तरफ से बने हैं, उनमें से अलग कैसे हैं? तो आपको बता दें कि ऐसा पहली बार इंडिया में हुआ है कि किसी फॉरेन सेक्रेटरी को डायरेक्टली फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया हो, जबकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले से नहीं था। और इससे पहले जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स बने हैं, उनका पहले से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। फॉरेन मिनिस्टर को असिस्ट फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। अगर फॉरेन मिनिस्टर को कहीं पर भी, जैसे कि इंटरनेशनल मीटिंग्स में कोई भी स्पीच देना हो, तो उस स्पीच को फॉरेन सेक्रेटरी के ही द्वारा लिखा जाता है। अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर है जिसे इंटरनेशनल रिलेशन का उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बस उस स्पीच को जाकर पढ़ देगा और वो शायद अपनी बात को उतनी भी अच्छी तरीके से दुनिया के सामने नहीं रख पाएगा। लेकिन जब एक फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर बन जाता है, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है। सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद जो आपको सबसे हाईएस्ट पोस्ट मिल सकता है, वो सेक्रेटरी लेवल का ही होता है। डॉक्टर जयशंकर जी ने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशन में की है, उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दिया, क्वालिफाई भी किया, उसके बाद अलग अलग देशों में एम्बेसडर, हाई कमिश्नर भी रहे और फिर बाद में फॉरेन सेक्रेटरी भी बने, जिसकी वजह से उनका जियोपॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस और कमांड बहुत ही अच्छा है। अगर उन्हें कोई स्पीच देना होगा तो वो इतने कैपेबल हैं कि वो खुद अपने स्पीच को तैयार कर सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट बिना किसी की मदद लिए हुए दुनिया के सामने रख सकते हैं। और इसलिए कोई भी सवाल जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड उनके पास आता है तो वो उसका रिप्लाई उतनी ही अच्छी तरीके से देते हैं। लेकिन जितनी इंडिपेंडेंट तरीके से जयशंकर जी आज अपनी बात को रख पा रहे हैं दुनिया के सामने, वो कहीं ना कहीं इंडिया के हिस्ट्री से भी प्रभावित है। कोल्ड वॉर एरा जहां पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो गई थी, एक यूएस लेड और दूसरा यूएसएसआर लेड ब्लॉक, लेकिन वहीं इंडिया ने नन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया कि इंडिया किसी भी साइड को अलाइन नहीं करेगा। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया अपनी बात को इंडिपेंडेंटली बिना किसी के दबाव के वर्ल्ड के सामने रख सकता है। इंडिया को जो गलत लगेगा वो गलत बोलेगा, इंडिया को जो सही लगेगा वो सही बोलेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडियाज डिस्क्रेशन। लेकिन उस टाइम ये डिसीजन भी लेना उतना भी आसान नहीं था। और जितनी इंडिपेंडेंट तरीके से डॉक्टर जयशंकर अपनी बात को आज दुनिया के सामने रख पा रहे हैं, वो इंडिया के इसी हिस्ट्री को दर्शाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर जयशंकर हर एक सवाल का एक स्ट्रॉन्ग जवाब देते हैं। उसमें इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड सिनेरियो में क्या है, वो बखूबी उनकी बातों में पता चलता है और इसलिए वो बाकी फॉरेन मिनिस्टर से थोड़ा अलग हैं। So if not considering Dr. Jaishankar the best foreign minister, but I can surely tell he is one of the best foreign minister India ever had. धन्यवाद, जय हिंद।